गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी परसों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इस लेटर को मैंने डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेनेशन दिया था। तो इसमें एक जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, इशुएंस ऑफ एनओसी फॉर अप्लाइंग एंड अपीयरिंग फॉर हायर पोस्ट। तो इससे रिलेटेड कई सारी क्वेरीज आ रही हैं मेरे पास। हालांकि उस वीडियो में मैंने ये बोला था, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं सर आप कह रहे हो कि अप्लाई नहीं कर सकते हैं किसी अदर एग्ज़ाम के लिए कोई भी फॉर्म, लेकिन फिर आप कमेंट में कह रहे हैं कि कर सकते हैं। तो अगर वो वीडियो ध्यान से सुना होगा, आप देखा होगा, तो उसमें मैंने ये बोला है कि उसके लिए तरीका है, लोग करते हैं। मैंने एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि नवोदय में तो 5 साल तक एनओसी नहीं मिलती। जैसे आप अगर आज ज्वाइन करते हैं तो आज से 5 साल तक, जब तक 5 साल कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक एनओसी नवोदय नहीं देता है। इसके बावजूद लोग छोड़कर दूसरी जॉब ज्वाइन करते हैं। तो कैसे करते हैं, ये मैंने उस वीडियो में बोला था। तो कहीं से भी मैंने ये नहीं कहा कि आप नहीं कर सकते हो। मैंने ये बोला था लीगली जिस तरीके से इन्होंने बोला, इनके अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। जैसे इन्होंने क्या कहा है, बाकी मैं इसमें बताने जा रहा हूँ कि कौन से वो तरीके हैं जो आप अगर उनको फॉलो करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। इसमें लिखा है इशुएंस ऑफ एनओसी फॉर अप्लाइंग एंड अपीयरिंग फॉर हायर पोस्ट, जिसमें इन्होंने मना किया है इफ़ द कैंडिडेट हैड ऑलरेडी अप्लाइड बिफोर ज्वाइनिंग EMRSS द सेम मे बी ग्रांटेड बाय द प्रिंसिपल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ अदर देन सेल्फ इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल स्टेट सोसाइटीज़ आर एम्पावर्ड टू सैंक्शन। तो पहला पॉइंट तो क्लियर ही होगा। पहला पॉइंट उन लोगों के लिए है, शायद लोग नहीं समझ पाए थे। तो ऐसे लोग जिन्होंने EMRS ज्वाइन करने से पहले कोई फॉर्म अप्लाई कर रखा है, यानी जिस जॉब में आप अभी हैं, अगर EMRS में आप अभी हैं और इस जॉब को, इस नौकरी को ज्वाइन करने से पहले ही आप किसी भी अदर डिपार्टमेंट का फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, तो उसके लिए इनको एनओसी देनी पड़ेगी। लिखा भी है, उनको मिलेगी भी, ठीक है, उनको मिलेगी, प्रिंसिपल देगा एनओसी। लेकिन उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, अभी आप तुरंत रिटन में इंफॉर्मेशन दे दीजिए, एक एप्लीकेशन लिखकर दे दो अपने प्रिंसिपल को। अब लोग कह रहे हैं सर प्रिंसिपल परमानेंट जब आएगा आयोग से उसको देंगे या जो कॉन्ट्रेक्चुअल है उसको देंगे। देखो एक चीज़ ध्यान रखो, कोई भी प्रिंसिपल हो, हम सारी चीज़ें एड्रेस करते हैं उस चेयर को, उस सीट को, वो कभी खाली नहीं रहती है। तो हम जो भी उस समय होगा, इस समय आपका कोई कॉन्ट्रेक्चुअल है जो भी है, अगर वो कहें कि हमें इसके बारे में नहीं जानकारी, उनसे कहो सर कोई बात नहीं, फिर भी हम आपको ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, ये आप रिसीव कर लो, बस जो है आप उसकी एक कॉपी अपने पास ले लीजिएगा, ठीक है। तो इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। तो आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा जो जितने भी फॉर्म डाल रखे हों अभी तक, या कोई एग्ज़ाम मान लो हो चुका हो लेकिन अभी रिज़ल्ट ना आया हो, तो उसकी भी इंटीमेशन आप दे दीजिएगा, ठीक है, एनओसी मिल जाएगी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, फॉर फ्रेश एप्लीकेशन एनओसी शैल नॉट बी इश्यूड ड्यूरिंग द प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ एम्प्लॉयज़। अब आप आ चुके हो इस जॉब में, इन फ्यूचर मान लो कल कोई फॉर्म निकलता है या कल कोई फॉर्म आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा है कि 2 साल तक आपको एनओसी नहीं मिलेगी। इन्होंने मना तो नहीं किया है, इन्होंने कहा हम भाई एनओसी नहीं देंगे, शैल नॉट बी इश्यूड ड्यूरिंग द प्रोबेशनरी पीरियड। अब समस्या ये आ रहा है कि जब एनओसी मिलेगा नहीं तो हम क्या करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा कि देखो, जब हम किसी दूसरी जॉब में जाते हैं, जैसे EMRS छोड़ के जब हम दूसरी जॉब में जाएंगे तो एग्ज़ाम में कोई ज़रूरत नहीं होती एनओसी की। जब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू या DV, तो उस समय एनओसी की ज़रूरत होती है। इंटरव्यू में या DV में एनओसी चाहिए होती है। तो वो कहेंगे अगर आप एम्प्लॉई हैं कहीं के तो आप एनओसी दीजिए। एनओसी का मतलब है कि आपके डिपार्टमेंट को कोई समस्या नहीं है मेरा जो करंट डिपार्टमेंट है उसको ज्वाइन करने से, तो उस लिए वो एनओसी मांगा जाता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो आप उनसे कहिएगा कि सर मेरा डिपार्टमेंट जो है एनओसी उसने कहा है प्रोबेशन पीरियड में हम नहीं देंगे, इसलिए हम एनओसी ना दे करके हम सीधे जब भी मेरी ज्वाइनिंग होगी हम रिज़ाइन करके आपको रिलीविंग लेटर सबमिट कर देंगे। रिलीविंग होता है जब आप वहाँ से रिलीव कर दिए, जब हम रिज़ाइन कर देते हैं, किसी त्यागपत्र दे देते हैं, तो हमें रिलीव कर दिया जाता है, हमें रिलीविंग ऑर्डर दे दिया जाता है
कि भाई इनको इनके त्यागपत्र के बेस पे आज से यहाँ से इनको कार्य मुक्त किया जाता है। रिलीविंग की तो कोई इन्होंने ऐसी बात नहीं करी कि हम रिलीविंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट देख लीजिए रिजिग्नेशन का भी है ये, तो इसमें आपको मिलेगा, आपका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट होगा, कोई समस्या नहीं है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि आप एनओसी ना दे करके रिलीविंग सबमिट कर देंगे। दूसरा तरीका एक होता है, जैसे कि अगर आपका एनपीएस अभी नहीं आपने खुलवाया है, क्योंकि एनपीएस के खुलने पर आपको एक प्रान नंबर अलॉट हो जाता है जो परमानेंट एक ही नंबर होता है, चाहे हम सेंट्रल में रहें, स्टेट में रहें, कहीं भी रहें, फिर दोबारा वो नंबर जारी नहीं होगा। जैसे कि पैन होता है एक ही नंबर होता है, वैसे ही प्रान भी एक ही नंबर होता है, वो आपको अलॉट हो जाएगा। तो अगर प्रान नंबर अलॉट होता है और आप अगर यहाँ पर छुपाते हैं, जैसे फॉर्म फिल करते हैं, उसमें अगर ऑप्शन आता है क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो उसमें यस या नो, तो आप ईएमआरएस के एम्प्लॉई हैं, अगर वो पूछता है तो जो है आपको यस ही करना है। अगर आप नो करेंगे तो फिर आगे हो सकता है दिक्कत हो कि भाई आपने इन्फॉर्मेशन सप्रेस की थी, क्योंकि आपका प्रान नंबर है। जैसे जब आप वहाँ जाएंगे दूसरे डिपार्टमेंट में तो वो आपसे कहेंगे एनपीएस खुलवाइए, तो जब आप एनपीएस खुलवाने की कोशिश करेंगे तो आपका आएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो वो पूछेंगे आपसे कि भाई कहाँ थे, तब तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि उसमें सारा कुछ रिफ्लेक्ट होगा कितना कंट्रीब्यूशन हमारा कटा है। तो उससे बचने के लिए आप यस कर दीजिए। हाँ, अगर एनपीएस नहीं है आपका, मान लो आपका एनपीएस नहीं, अभी प्रान नंबर नहीं ओपन हुआ है, उस केस में आप नो भी करके काम चला सकते हैं। ठीक है, नो कर देंगे तो नो के केस में आपको ना कोई आपसे एनओसी मांगेगा ना कुछ, लेकिन तब भी आप रिज़ाइन करके ही रिलीविंग सबमिट करिए, सबमिट करने के बाद ज्वाइन करिए। ठीक है, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। एनओसी क्या होता है कि वो इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है जब हमें सर्विस ऐड करानी होती है। जैसे कि हम जिस भी सर्विस में हैं, जितने दिन में सर्विस करी, वो सर्विस हम जब ऐड कराना चाहते हैं अगले डिपार्टमेंट में, तब हमें उसके लिए एनओसी ही चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, ईएमआरएस एक ऐसी संस्था है जिसकी सर्विस कहीं भी ऐड नहीं होगी। जैसे अगर आप कराना भी चाहेंगे वो सर्विस ऐड ही नहीं होगी, क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी है, तो ऑटोनोमस बॉडीज़ की सर्विस कहीं पे ऐड नहीं होती हैं, तो उसका कोई बेनिफिट है ही नहीं, एनओसी का आपके लिए कोई लाभ ही नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है, अगर आपका एनपीएस खुला है, फॉर्म भरते समय यस कर दें। अगर वो पूछता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अगर इसे कई फॉर्म ऐसे भरे जाते हैं जिसमें सिर्फ यही पूछते हैं कि आप इस स्टेट के क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो स्टेट के तो हैं नहीं, तो उसमें तो ऑब्वियसली नो ही करेंगे। लेकिन अगर केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉई आता है या सर्विंग कहीं पे आता है, तो आप अगर एनपीएस नहीं है तो नो भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर है यस ही करें। यस इसलिए करें क्योंकि हो सकता है, क्योंकि स्टेट का जब हम एग्ज़ाम देते हैं और उसका प्रोसेस होने में ही 4-5 साल लग जाते हैं, और तब तक आपका इधर 2 साल तो कंप्लीट ही हो जाएगा। तो यस करें, कोई समस्या नहीं है। यस करने के बाद आपसे जब एनओसी वहाँ मांगी जाए तो उस समय सीधे उनसे कह दें कि सर एनओसी तो नहीं, हम आपको सीधे प्रॉपर रिजिग्नेशन दे करके रिलीविंग ऑर्डर सबमिट कर देंगे। उनको समझा दीजिएगा, समझ जाते, कोई समस्या नहीं करते। ऐसा नहीं होता एनओसी नहीं देंगे तो आपको ज्वाइन नहीं कराएंगे, आपका कैंडिडेचर कैंसिल करते, ऐसा नहीं करते। हर डिपार्टमेंट कैंडिडेट को लेना चाहता है, तो वो ऐसा कभी ऐसा केस आया ही नहीं कि एनओसी के बेस पे आपको आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाए। ठीक है, कभी नहीं होता है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। फॉर्म भरिए, धड़ल्ले से भरिए, कोई समस्या नहीं। और ठीक है, ईएमआरएस को इन्फॉर्म करना ना इन्फॉर्म करना एक अलग चीज़ है, लेकिन आप जो भी है जो मैंने बताया उसको अप्लाई कर लें। ठीक है, यानी रिलीविंग ऑर्डर, रिलीविंग होता जब हम पूरी तरीके से उस जॉब से रिलीव कर दिए जाते हैं, कार्य मुक्त कर दिए जाते हैं, उसको रिलीविंग बोलते हैं। तो जब आप वो जमा करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। आई होप आंसर मिल गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।